मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री में अपना सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने राउले का नियम वाष्पशील विलय के लिए और अवाष्पशील विलय के लिए दोनों के लिए राउले का नियम पढ़ा था। और आज अपना नया टॉपिक रहेगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो अपना टॉपिक डालोगे आदर्श विलयन। इसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह विलयन जो सभी सांद्रता व ताप के मानों पर राउले के नियम का पालन करे। सभी सांद्रता व ताप के मानों पर कौन से नियम का पालन करे? राउले के नियम का पालन करते हैं, वो विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो अपनी सबसे पहले आदर्श विलयन की परिभाषा लिखेंगे। वह विलयन जो सांद्रता व ताप के सभी मानों पर राउले के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। परिभाषा नोट करो। इसके बाद आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। आदर्श विलयन की आवश्यक शर्तें। आदर्श विलयन की आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें क्या क्या है, इस पर ध्यान से समझोगे, बाद में नोट करो। आवश्यक शर्तें देखो, आदर्श विलयन क्या होगा, उसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या होंगी, ध्यान से समझोगे, बाद में नोट करोगे। पहला जो आवश्यक शर्त है, इसकी तो अपन ने परिभाषा में इंडिकेट कर दिया कि जो किसके नियम का पालन करे? राउले के नियम। पहली शर्त हो गई राउले के नियम का पालन करना चाहिए। राउले के नियम का पालन, राउले के नियम का पालन करना चाहिए। और राउले का नियम क्या क्या लिखा था अपन ने कि P आंशिक दाब है वो बराबर होगा P0A x A और P
पी बी घटक का जो आंशिक दाब है वो बराबर होना चाहिए पी नॉट बी एक्स और कुल पी टोटल पी कुल है जो बराबर होना चाहिए किसके पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी जो इन तीनों समीकरण का विलयन पालन करती है। जो विलयन तीनों समीकरण का पालन करती है वह विलयन आदर्श विलयन हो सकता है। अभी भी हो सकता है, इसलिए और भी सकते हैं। पहली शर्त क्या हुई आदर्श विलयन की कि वह विलयन जो कौन से नियम का पालन करे, राउले के नियम का। और राउले के नियम अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वहां ए घटक का आंशिक दाब था वो बराबर होना चाहिए पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए का मतलब ए घटक का मोल भी और पी नॉट ए का मतलब शुद्ध घटक ए का क्या है वाष्प दाब। जैसे अपन ए किसको मानकर चल रहे थे विलायक को, तो ये विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ए है। यहाँ पर ए का मतलब वही विलायक, विलायक का मोल भिन्न हो गया और यहाँ ए इसका मतलब हो गया कि विलायक का आंशिक दाब। तो तीनों इक्वेशन का जो पालन करेगा वो कौन सा विलयन हो सकता है आदर्श विलयन। पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या हुई इसकी सेकंड कंडीशन है कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो होना चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जब अपन ने विलय को विलायक को मिलाया तो विलय को विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनेगा तो विलय और विलायक का जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है जो विलयन में मतलब विलय को विलायक में मिलाने पर जो विलयन बना उसमें एंथैल्पी के मान में मतलब ऊष्मा या ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात सेकंड नियम है कि डेल्टा एच मिश्रण इज इक्वल टू क्या जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो विलय को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए और ना ही ऊष्मा का क्या होना चाहिए उत्सर्जन। अर्थात ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ना ही अवशोषण होगा। तो ऊष्मा के टोटल मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या नहीं। तो उस कंडीशन में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मतलब क्या है एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो इसको अपन लिख सकते हैं अर्थात विलयन के दोनों घटकों को मिलाने पर विलयन के घटक या अवयवों को मिलाने पर अवयव क्या ले रहे थे अपन ए व बी या ए या बी नहीं लिखो तो आप लिख सकते हो विलय और विलायक, विलय व विलायक। अर्थात विलयन के अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन को किससे लिखते हैं डेल्टा एच से। एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये सेकंड शर्त हो गई इसकी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी शर्त क्या है। पहली शर्त हो गई रावले के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी शर्त हो गई कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए जीरो। तो इसी में एक लाइन और लिख सकता हूं सेकंड पॉइंट में अर्थात विलयन के निर्माण में न तो ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए न तो ऊष्मा का अवशोषण और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। जब ऊष्मा का ना तो अवशोषण होगा ना ही
उत्सर्जन होगा तो बताओ ऊष्मा के मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या रहेगा? 0, 0। तीसरी आवश्यक शर्त क्या है इसकी? तीसरी शर्त है इसकी कि आयतन परिवर्तन भी क्या होना चाहिए? 0। डेल्टा V आयतन परिवर्तन, डेल्टा V मिश्रण इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि विलय और विलायक को, मतलब दो घटक है अपने पास A व B को मिलाने पर जो A B बनेगा अर्थात जो विलयन बनेगा, तो उस विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे अपन ने दो विलय और विलायक ले लिए, 500 ml तो अपन ने ले लिया विलायक और 300 ml ले लिया अपन ने क्या? विलय। 500 और 300 कितना हुआ? 800। तो विलयन का आयतन कितना ml होना चाहिए? 800। अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अर्थात विलय व विलायक के आयतन का योग विलयन के आयतन के बराबर, विलयन के आयतन के बराबर, आयतन के बराबर होना चाहिए। तीसरी शर्त होगी। 4 नंबर शर्त क्या है इसकी? कि विलय व विलायक के मध्य का ससंजक बल विलय विलायक के आसंजक बल के बराबर होना चाहिए। तो इसकी चौथी शर्त में लिख सकता हूँ ए का मतलब है विलायक। ए का मतलब क्या है? कि विलायक प्लस बी इसका मतलब है विलय। बी को किससे डिनोट कर रहे हैं? विलय से। ये दोनों का योग है। जब विलय को और विलायक को अपन ने मिलाया तो क्या बना था? विलयन। तो ए बी मतलब यहां से बन गया विलयन। इन दोनों का तो क्या रहेगा? ससंजक बल। और इसका क्या? आसंजक बल। दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। विलय और विलायक के मध्य के ससंजक बल का मान विलय विलायक अर्थात विलयन के आसंजक बल के बराबर होना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं अर्थात विलय और विलय को किससे लिखा है? बी से। विलायक और विलायक अपन ने लिखा है ए से का ससंजक बल विलय विलायक जब विलय विलायक को मिलाया तो वही मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? विलयन अर्थात ए बी के आसंजक बल के बराबर होना चाहिए। एक बार वापस समझोगे इसे। आदर्श विलयन कौन सा होता है? वह विलयन जो सांद्रता के सभी ताप व मतलब सभी सांद्रता व ताप के मानों पर किसके नियम का पालन करे? रावले के नियम का पालन करते हैं, वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन की आवश्यक शर्तों में पहली शर्त हो गई कि वह विलयन जो रावले के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन हो सकता है। तो रावले के नियम अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, वहां से आया था स्मॉल p a इज इक्वल टू p नॉट a x से
स्मॉल पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल अपन ने कुल वास्तव विलयन का निकाला था तो पी ए प्लस क्या कर दिया था पी बी, तो पी ए का मान था पी नॉट एक्स ए और पी बी का मान था पी नॉट बी एक्स बी। जो इन इक्वेशन को संतुष्ट करता है अर्थात वो राउले के नियम का पालन करता है, और जो राउले के नियम का पालन करता है वो विलयन कौन सा हो सकता है, आदर्श विलयन। सेकंड आवश्यक शर्त क्या है इसकी कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए, जीरो, अर्थात विलय को विलायक में मिलाने पर जितनी ऊष्मा विलयन की है उन ऊष्मा के योग का मान विलय और विलायक के ऊष्मा के योग के क्या होना चाहिए, बराबर। अर्थात विलयन के घटक या अवयव, विलयन के घटक या अवयव कौन कौन है, विलय और विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए, शून्य। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि विलयन के निर्माण में ना तो ऊष्मा का क्या होना चाहिए, अवशोषण, और ना ही ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। बताओ जब ऊष्मा का अवशोषण भी नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा, तो उतनी ऊष्मा होगी जो विलय और विलायक की थी। और इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या हो गया, जीरो। इसी के साथ आयतन परिवर्तन का मान भी क्या होना चाहिए, जीरो। आयतन परिवर्तन का मतलब है कि विलय और विलायक का जितना आयतन है उतना ही आयतन किसका होना चाहिए, विलयन का, ना तो उससे कम होना चाहिए ना क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो अपन ने लिख दिया डेल्टा बी मिश्रण इज इक्वल टू जीरो, अर्थात विलय व विलायक के आयतन का योग विलयन के आयतन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि विलय जब तक अपन ने विलय को और विलायक को नहीं मिलाया था तो विलय के अणुओं के बीच में कुछ बल लग रहा है, विलायक के अणुओं के बीच में कुछ बल लग रहा है। तो ये तो जब तक विलय को और विलायक को नहीं मिलाया तो उस कंडीशन में ए तो विलायक का बल है, बी किसका है, विलय का, और जब अपने विलय को विलायक के बीच में मिला दिया तो दोनों मिलेंगे तो फिर किसके बीच में बंध बन जाएगा, ए और बी के बीच में। तो इन दोनों के ससंजक बल का मान ए बी अर्थात विलायक के आसंजक बल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चार कंडीशन जो नियम का फॉलो करती है, जो विलयन इस नियम का फॉलो करते हैं वो सभी विलयन कौन से विलयन होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। तो ये चारों को नोट करोगे। एक पांचवी शर्त हो रही जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आवश्यक शर्तों में पांचवी शर्त। पांचवी शर्त है इसकी कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विलय व विलायक मिलकर
आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। तो फिफ्थ नंबर, पांचवें नंबर की शर्त क्या हो गई कि वे ही विलयन आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे जिनके विलय और विलायक के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान। तो इस प्रकार से आदर्श विलयन की ये 5 शर्तें होंगी। अब इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण। आदर्श विलयन के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो अपन ने क्या कहा है कि आदर्श विलयन कौन होंगे, जिसमें विलय और विलायक दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान। तो अपन ऐसे ऐसे विलय और विलायक के उदाहरण ले सकते हैं जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होने चाहिए, समान। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। यहाँ एन का मतलब है नॉर्मल, साधारण हेप्टेन और साधारण हेक्सेन, क्योंकि दोनों एल्केन की प्रकृति के हैं, इसलिए दोनों के दोनों मिलकर कौन से विलयन का निर्माण करते हैं, आदर्श विलयन का। तो ये एल्केन है। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1-chloroethane प्लस 1-chloro-propane। ये दोनों हेलो एल्केन, दोनों की प्रकृति समान है। हेलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए 1-chloroethane और 1-chloropropan दोनों मिलकर कौन से विलयन का निर्माण करते हैं, आदर्श विलयन का। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेंजीन और दूसरे उदाहरण लिख सकते हैं 1-bromo बेंजीन। ये दोनों हेलो एल्केन हैं, प्रकृति दोनों की समान है, हेलो एल्केन। एग्जाम्पल नंबर 4, बेंजीन C6H6 प्लस टॉलुइन C6H5CH3। ये दोनों भी किसका निर्माण करेंगे, आदर्श विलयन का।
पांचों उदाहरण लिख सकते हैं। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल CH3OH प्लस एथेनॉल C2H5OH। इस प्रकार से ये आदर्श विलयन के आपके उदाहरण हो। रावले के नियम से आदर्श विलयन के लिए आरेख इस बिंदु को P0 भी मान लिया, इसे P0 भी मान लिया। तो आदर्श विलयन के लिए P टोटल है, P कुल है, यहाँ पर XA = 1 और XB = 0। यहाँ XA = 0 और XB = 1। तो P कुल है जो बराबर होगा PA + A PB। यह आरेख है जो अपना मोलन्स के बीच और वाष्प दाब के बीच। ये P0 A के लिए है, तो यहाँ स्मॉल pa आदर्श विलयन में बराबर होता है, तो Pa बराबर हो जाएगा P0 ASA। और यहाँ B के लिए है, ये हो जाएगा P0 BXB।
मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, बेंजीन, टोलुइन, 1-क्लोरोबेंजीन, 1-ब्रोमोबेंजीन, 1-क्लोरोएथेन, 1-क्लोरोप्रोपेन, NHCl में NHCl। NHCl का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन और NHCl का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, मतलब सीधी श्रृंखला, सामान्य श्रृंखला। ये सभी है जो आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। सारे को समझोगे। यहाँ P0A का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प और P0B का मतलब है शुद्ध विलय का वाष्प। इस वाली लाइन पर, x वाली लाइन पर अपन ले रहे वाष्प और तो ये x वाला और ये y वाली लाइन है। तो ये तो मोलन्स ले लिया, इस पर ले लिया वाष्प। इस पर तो अपन ने मोलन्स ले रखे हैं दोनों पर, और ये दो बिंदु ऊपर अपन ने क्या ले रखा है वाष्प। इनके बीच में आरेख खींचने पर ऐसा आरेख प्राप्त होता है। तो आदर्श विलयन के लिए आपको बताया था कि कुल वाष्प दाब होगा जो A घटक के आंशिक दाब और B घटक के आंशिक दाब के किसके बराबर होना चाहिए। आदर्श विलयन के बाद अपन चर्चा करेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। देखो, आदर्श विलयन की जिनको कंडीशन शर्तें पता है, आदर्श विलयन के बारे में जिनको पता है, वो अनादर्श विलयन को आसानी से समझ सकते हैं। अनादर्श विलयन क्या होता है, पहले ध्यान से सुनोगे कि वह विलयन जो सांद्रता व ताप के सभी मानों पर राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं। वहां तो आदर्श विलयन में किसका पालन करते थे, राउले के नियम का। और जो सांद्रता व ताप के सभी मानों पर राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन। तथा आदर्श विलयन की जो शर्तें अपन ने पढ़ी थी कि डेल्टा H = 0, डेल्टा V = 0, PA = P0A XA, PB = P0B XB और टोटल वाष्प दाब B = अपन ने पढ़ा था P0A XA प्लस P0B XB। तो जहां इक्वल थे सब, अब वहां सब नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन की जो शर्तें होंगी वो विलयन होंगे, वो कौन से विलयन कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। तो अपन पहले सबसे पहले अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखेंगे। वह विलयन जो ताप व सांद्रता के सभी मानों पर राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन की आवश्यक शर्तें तो आवश्यक शर्तों में
जिनको आदर्श विलयन की आवश्यक शर्तें पता थी, बस वहां इक्वल टू की जगह नॉन इक्वल करना है। तो पहली आवश्यक शर्त थी अपनी कि राउले के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात अपन ने लिखा था PA इज इक्वल टू P नॉट AX से, तो आदर्श विलयन के लिए बराबर था, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, अर्थात बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार से PB इज इक्वल टू अपन ने आदर्श विलयन के लिए पढ़ा था P नॉट BXB, वहां ये बराबर था, अब ये इक्वल की जगह क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। और इसी प्रकार से दोनों को जोड़ दे तो कुल मास पदार्थ P टोटल इज इक्वल टू होना चाहिए था P नॉट XA प्लस P नॉट BXB, लेकिन अब ये इक्वल की जगह क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। अर्थात पहला हो गया कि राउले के नियम का क्या नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा। दूसरी आवश्यक शर्तें अपन ने पढ़ी थी कि डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, लेकिन जब 0 होता था तब तो आदर्श विलयन होता था, और जब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। इसी प्रकार से तीसरी शर्त अपन ने पढ़ी थी कि डेल्टा V मिश्रण अर्थात आयतन में परिवर्तन क्या होता था आदर्श विलयन के लिए, 0, और जब ये नॉट इक्वल 0 हो जाए तो फिर वो आदर्श के स्थान पर कौन सा विलयन हो जाएगा, अनादर्श विलयन। चौथी 4 नंबर की शर्त अपन ने पढ़ी थी, चार नंबर की शर्त अपनी थी, इसके अंदर कंडीशन नंबर 4 कि AA व BB के आसंजक बल का मान AB के आसंजक बल के बराबर था, लेकिन अब यहाँ बराबर नहीं होकर नॉट इक्वल हो जाएगा। तो 5th नंबर की कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि विलय और विलायक के, विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वहां समान थे, लेकिन यहाँ विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होंगे, समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब जो ये 5 शर्तों का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन नहीं होकर कौन से विलयन हो जाते हैं, अनादर्श। तो जिनको आदर्श विलयन की कंडीशन या शर्तें मालूम थी, वहां इक्वल की जगह सब में नॉट इक्वल करना है। ये सभी शर्तें किसकी शर्तें हो गई, अनादर्श विलयन की। नोट करोगे अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे कि अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन 2 प्रकार के विचलन, 2 प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं।
जिसमें एक होगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन व दूसरा होगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इसे इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, ऊपर लिखेंगे अनादर्श विलयन। पहले समझोगे उसके बाद में आपको नोट करना है अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन को दो भागों में डिवाइड करें। पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद में आपको नोट करना है। अनादर्श विलयन में पहला हो जाएगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। और दूसरा अपना हो जाएगा ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ध्यान से समझोगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की क्या शर्तें होंगी, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की क्या शर्तें। बिल्कुल इजी है, केवल एक अपन को ध्यान रखना है, आदर्श विलयन की जिन्हें शर्तें पता है वो इन दोनों के बारे में आसानी से समझ सकता है। तो फर्स्ट नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। और पहली आवश्यक शर्तें थी अपनी कि आदर्श विलयन की पहली आवश्यक शर्तें थी कि किसका पालन करना चाहिए, राउले के नियम का। तो ये भी राउले के नियम का पालन नहीं करते, ये भी राउले के नियम का पालन नहीं करते, जभी तो दोनों कौन से विलयन है, अनादर्श। लेकिन राउले के नियम में जो धनात्मक विचलन दर्शाए वो तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं, और जो ऋणात्मक विचलन दर्शाए वो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं। लेकिन पता कैसे लगेगा कि धनात्मक विचलन कौन दर्शा रहा है, ऋणात्मक विचलन कौन दर्शा रहा है। तो धनात्मक विचलन वाले की आवश्यक शर्तें, पहली आवश्यक शर्त अपन ने लिखी थी कि P A is equal to P नॉट x से, ये थी किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। P B is equal to P नॉट B x B, और P टोटल, P कुल is equal to अपन ने लिखा था P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ये शर्तें किसके लिए थी, आदर्श विलयन के लिए। और मैंने सब में नॉट इक्वल लगा दिया, किसके लिए हो गई थी, अनादर्श विलयन के लिए। लेकिन अब अनादर्श विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो धनात्मक विचलन कौन दर्शाएगा कि बराबर तो नहीं है, लेकिन जिनमें P A का मान ग्रेटर देन बड़ा हो, इसी प्रकार से P B का मान भी क्या हो, बड़ा हो, और इसी प्रकार से P टोटल भी क्या हो, अधिक हो इनकी तुलना में। तो जिनमें मान धनात्मक आए, बड़ा आए, तो वो विचलन जो प्रदर्शित करते हैं वो कौन सा विचलन होता है, धनात्मक विचलन होता है। कौन सा विचलन होता है, धनात्मक विचलन होता है। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू 0 हो, तो वो तो होते हैं आदर्श, और डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होते हैं अनादर्श। लेकिन धनात्मक कब होगा, कि जब डेल्टा H मिश्रण इज ग्रेटर देन 0, अर्थात डेल्टा H मिश्रण का मान 0 से बड़ा हो। और जब 0 से बड़ा होगा
तो बताओ प्रक्रम ऊष्मा शोषी होना चाहिए या ऊष्मा शोषी होना चाहिए। तो देखो यार, तो सेकंड पॉइंट अपन कि डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू 0, ये तो किसके लिए था, आदर्श विलयन के लिए। नॉट इक्वल कर दिया था तो अनादर्श विलयन के लिए, लेकिन धनात्मक है तो उस कंडीशन में ये 0 से क्या होगा, बड़ा, अर्थात प्रक्रम कौन सा होगा, ऊष्मा शोषी। अर्थात यहाँ लिख सकता हूं, अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा शोषी होगी तभी तो डेल्टा X मिश्रण का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ऊष्मा को क्या कर लेगा, अवशोषित, तभी तो विलयन की ऊष्मा का मान विलय और विलायक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी विलय और विलायक को मिलाने पर वो कौन से प्रकार की होगी, ऊष्मा शोषी। तीसरी शर्त थी अपनी कि डेल्टा V मिश्रण इज इक्वल टू 0, ये भी आदर्श विलयन के लिए, लेकिन जब इसे ग्रेटर देन कर दूंगा तो कौन से विलयन के लिए हो जाएगी, धनात्मक विचलन के लिए। और इसी प्रकार से फोर्थ नंबर था अपना कि AA व BB के ससंजक बल का मान, AA व BB के ससंजक बल का मान किसके लिए बराबर था, AB के आसंजक बल से। किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। तो बताओ अनादर्श विलयन के लिए विलयन के आसंजक बल का मान बड़ा हो जाएगा किसकी तुलना में, विलय विलय और विलायक विलायक की तुलना में। तो ये जो शर्तें है अपने किसकी है, धनात्मक विचलन की। इसी के जस्ट उल्टा या विपरीत अपन किसकी शर्तें लिख सकते हैं, अनादर्श विलयन की। सब में ग्रेटर देन की जगह यदि मैं कौन सा चिन्ह लगा दूं, लेस देन। लेस देन का मतलब मान क्या हो जाए, कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक में चले जाए, तो वो विचलन कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक वाले की आप नोट करोगे और ऋणात्मक वाले की इसी प्रकार से आपको स्वयं को लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे नोट करो। इसी प्रकार से इसकी भी आवश्यक शर्तें नोट करोगे। ऋणात्मक विचलन वाले की आवश्यक शर्तें आपको स्वयं को लिखनी है।
तो इसी प्रकार से इसकी क्या औसत शर्तें हम लिख सकते हैं कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल पी कुल इज इक्वल टू पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसी प्रकार से सेकंड शर्त हम लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण इज लेस देन 0, अर्थात ऊष्माक्षेपी महाऊष्मा शोषिती यहाँ क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से तीसरी शर्त अपन लिख सकते हैं डेल्टा बी मिश्रण इज लेस देन 0, और इसी प्रकार से चौथी आवश्यक शर्त होगी कि ए व बी का जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा इसकी तुलना में ए बी की तुलना में। ए बी से अधिक। यहाँ विलय और विलायक का ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा। यहाँ सब में ग्रेटर देन आएगा, यहाँ सब में लेस देन आएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके उदाहरण, इसी के नीचे लिखे जाएंगे एग्जाम्पल। उदाहरण फर्स्ट हो जाएगा ईथर प्लस एसीटोन। ईथर और एसीटोन दोनों मिलकर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का निर्माण करते हैं। सेकंड, मेथेनॉल प्लस जल। थर्ड, एथेनॉल प्लस जल। एथेनॉल प्लस जल। और मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब CCl4 और ये है CH3OH। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। ये सभी धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण है। इसी प्रकार से अपन ऋणात्मक विचलन वाले के भी उदाहरण लिख सकते हैं। प्रबल अम्ल के साथ जल को, प्रबल अम्ल
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर आ जाए तो सभी ऋणात्मक विचलन वाले उदाहरण, क्योंकि उन सभी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो मैं लिख सकता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जल H2O, सेकंड लिख सकता हूँ HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस जल, थर्ड लिख सकता हूँ HCl प्लस जल, HCl प्लस जल, फोर्थ में लिख सकता हूँ बेंजीन मतलब C6H6 प्लस क्लोरोफॉर्म CH3Cl3, पांचवा में लिख सकता हूँ एसीटोन CH3 CH3, ये हो गया एसीटोन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसी प्रकार से फिनॉल प्लस एनिलीन भी लिख सकते हैं, फिनॉल C6H5OH, फिनॉल प्लस एनिलीन, C6H5NH। ये सभी ऋणात्मक विचलन वाले के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार से इनके क्या बना सकते हैं आरेख। अब इसके बना देंगे आरेख। तो सबसे पहले तो आपको आदर्श विलयन वाला आरेख बनाना है। यहां पर ने बिंदु लिया था P0, एक लिया था क्या P0B। यहाँ अपने पास XA = 1 और XB = 0, और यहाँ XA = 0 और XB = 1। ये आगे किस किस के बीच में खींच रहे थे, मोल भिन्न के बीच और वाष्प दाब के बीच, वाष्प दाब, मोल भिन्न व वाष्प दाब। और इसका आरेख अपने पास इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। यह आरेख अपने किसके लिए था, आदर्श विलयन के लिए। लेकिन जब ये आरेख रेखीय फलन के रूप में प्राप्त नहीं होकर धनात्मक विचलन को दर्शाए, मतलब जो लाइन है वो उसके ऊपर से गुजरे, तो ये वाली लाइन कहां से गुजरे, इस प्रकार से इसके ऊपर से। ये वाली लाइन कहां से गुजरे, ऊपर से। धनात्मक विचलन को दर्शाए ऊपर की ओर बढ़ती हुई। इसी प्रकार से ये वाली लाइन भी कौन से विचलन को दर्शाए, धनात्मक विचलन को दर्शाए। तो ये आरेख इसके लिए हो जाएगा धनात्मक विचलन के लिए। देखो इस वाले बिंदु पर तो P टोटल अपने पास था बराबर PA प्लस किसके, PB के। तब तो ये कौन से विचलन को दर्शा रहा था, ध्यान से समझोगे, आदर्श विलयन को। लेकिन अब ये ऊपर वक्र उठता हुआ है, तो इस वाली लाइन पर P कुल है वो अधिक हो जाएगा किसकी तुलना में, PA प्लस किसकी तुलना में, PB की तुलना में। पहले इस वाली लाइन पर अपन लिख रहे थे कि स्मॉल pa बराबर P0AX, तब बराबर था, तब तो कौन सा विलयन था, आदर्श। लेकिन अब ये वाली लाइन इसकी तुलना में ऊपर है, अर्थात यहाँ हो जाएगा कि PA इज ग्रेटर देन P0AX। इसी प्रकार से इस वाली लाइन पर क्या हो जाएगा कि PB इज ग्रेटर देन P0BX। तो वक्र ऊपर उठता हुआ आए तो वह विचलन कौन सा विचलन होगा, धनात्मक।
पहले समझ लो बाद में बनाना। इसी प्रकार से मैं ऋणात्मक विचलन का भी आरेख बना सकता हूँ। ऋणात्मक विचलन का आरेख इस प्रकार से बनेगा। ऋणात्मक विचलन का आरेख पहले तो आदर्श विलयन के लिए बनाया था वैसे बना। यहाँ पर हमने लिया था बिंदु P0 A, यहाँ बिंदु ले लिया P0 P, यहाँ XA = 1 और XB = 0, यहाँ XA = 0 और XB = 1। तो आदर्श विलयन के लिए जो आरेख आया उसे मैं डॉट डॉट लाइनों से दर्शाऊं। ये आरेख अपने किसके लिए था? आदर्श विलयन के लिए। देखो धनात्मक में तो वक्र कहाँ होते हैं सारे ऊपर, और ऋणात्मक में कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो देखो ये लाइन पहले ऊपर होकर जा रही थी तब तो धनात्मक विचलन, अब ये वक्र कहाँ से जाएगा? नीचे से। तो ये कौन से विचलन को दर्शाएगा? ऋणात्मक को। पहले इस वाली लाइन में ऊपर उठते हुए जा रहा था तब धनात्मक था, लेकिन अब ये कहाँ से जाए? नीचे से। तो ये कौन सा विचलन दर्शाएगा? ऋणात्मक। पहले ये वाली लाइन ऊपर उठकर जा रही थी तब तो धनात्मक था, लेकिन अब ये कहाँ से जाए? नीचे से। तो कौन से विचलन को दर्शाएगा? ऋणात्मक। तो ये आरेख किसके लिए हो गया? ऋणात्मक विचलन के लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? P कुल इज लेस देन, वहां ग्रेटर देन था, अब यहाँ क्या हो गया? लेस देन PA प्लस A क्या? PB। इस वाली लाइन पर देखोगे, इस वाली लाइन पर यहाँ PA इज लेस देन हो जाएगा P0 A XA, और इस वाली लाइन पर PB इज लेस देन हो जाएगा P0 B XB। यार ये किसके बीच में है? मोल भिन्न व किसके बीच? वाष्पदाब के बीच। आप बना सकते हो। जिसे एक आदर्श विलयन का आरेख समझ में आ गया वो आसानी से ऋणात्मक और धनात्मक विचलन के आरेख को समझ सकता है। नोट करो इसे।